नमस्कार विद्यार्थियों। अभी तक जो भी आर्थिक विकास हमने प्राप्त किया है उसकी हमने भारी कीमत चुकाई है, या यूं कहें कि इसके लिए हमने पर्यावरण की गुणवत्ता और शुद्धता की बलि दी है। अब जैसे जैसे हमने वैश्वीकरण के साथ ऊंचे आर्थिक समृद्धि में प्रवेश किया, वैसे वैसे विकास का पर्यावरण पे प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिला। हमें इसको ध्यान में रखना होगा और ध्यानपूर्वक धारणीय विकास के पथ को चुनना होगा। हमारे द्वारा अपनाए गए विकास के धारणीय पथ और धारणीय विकास की चुनौतियों को समझने के लिए सबसे पहले हमें आर्थिक विकास में पर्यावरण के महत्व को, योगदान को समझना होगा। इस बात को और गहनता से समझने के लिए हमने इस अध्याय को 3 भागों में बांटा है। पहला भाग पर्यावरण के कार्य और भूमिका से संबंधित है। दूसरे भाग में भारत में पर्यावरण की स्थिति पर चर्चा की गई है और तीसरे भाग में धारणीय विकास प्राप्त करके उठाए गए कदमों और युक्तियों पर विचार किया गया है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पर्यावरण है क्या और इसके कार्य क्या हैं। पर्यावरण के समस्त भूखंड और सभी संसाधनों की समग्रता विरासत के रूप में हमें प्राप्त है। इसमें वे सभी जैविक और अजैविक तत्व आते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जीवित तत्व में जैसे पक्षी, पशु, पौधे, वन, मत्स्य आदि आते हैं। इन्हें जैविक तत्व भी कहा जाता है। इसके विपरीत हवा, पानी, भूमि अजैविक तत्व हैं। चट्टान और सूरज की किरणों को भी पर्यावरण में अजैविक तत्व के उदाहरण के तौर पर देखा जाता है। पर्यावरण के अध्ययन के अंतर्गत इन सभी जैविक और अजैविक घटकों के बीच अंतर संबंध का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। चलिए अब हम पर्यावरण के कार्यों पर चर्चा करते हैं। इन कार्यों को समझना अत्यंत आवश्यक है और इनके 4 आवश्यक कार्य हैं जिनकी अभी हम व्याख्या करेंगे। पहला, यह समस्त साधनों की पूर्ति करता है, जिसमें नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण दोनों प्रकार के संसाधन शामिल होते हैं। ध्यान दें कि नवीनीकरण योग्य संसाधन वे हैं जिनका उपभोग संसाधन के क्षय से है। क्षय से हमारा अभिप्राय उसके समाप्त होने की आकांक्षा से है, अर्थात संसाधनों की पूर्ति निरंतर बनी रहती है। उदाहरण के लिए वनों में पेड़, समुद्र में मछलियां आदि। दूसरी ओर गैर नवीनीकरण योग्य संसाधन वे हैं जो उपभोग से समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए सभी प्रकार के जीवाश्म ईंधन। यह आवश्यक है कि इन जीवाश्म ईंधनों की सुरक्षा की जाए, इनको संचय किया जाए। दूसरा, यह अवशेष को समाहित कर लेता है। तीसरा, यह जननिक और जैविक विविधता प्रदान करने के जीवन को पोषण करता है। चौथा, यह सौंदर्य विषयक सेवाएं भी प्रदान करता है, जैसे कि कोई सुंदर दृश्य। पर्यावरण इन कार्यों के बिना किसी बाधा के तभी तक संभव है जब तक कि ये कार्य उनकी धारण क्षमता की सीमा में हो। इसका अर्थ यह हुआ कि संसाधनों का निष्कर्षण इनके पुनर्जनन की दर की अपेक्षा अधिक नहीं है और उत्पन्न अवशेष पर्यावरण की समावेश क्षमता के भीतर हैं। जब ऐसा नहीं होता तो पर्यावरण जीवन पोषण का अपना तीसरा और महत्वपूर्ण कार्य करने में असफल हो जाता है और इससे पर्यावरण संकट उत्पन्न होता है। पूरे विश्व में आज यही स्थिति विद्यमान है। पर्यावरण के पहले 2 कार्यों पर काफी दबाव देखा जा रहा है। अनेक संसाधन विलुप्त हो रहे हैं और सृजित अवशेष पर्यावरण के अवशेषी क्षमता से बाहर होते जा रहे हैं। अवशेषी क्षमता को समझना आवश्यक है। यह पर्यावरण की वो अपक्षय को सोखने की और सीखने की योग्यता है। इसके कारण ही आज हम पर्यावरण संकट की दहलीज पर पहुंच गए हैं। विकास के इस क्रम में नदियों और अन्य जल स्रोत लगातार प्रदूषित होते जा रहे हैं, सूखते जा रहे हैं। यही कारण है कि आज जल एक आर्थिक वस्तु बनकर रह गया है। इसके साथ साथ नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण संसाधनों के गहन और विस्तृत निष्कर्षण से अनेक महत्वपूर्ण संसाधन लगातार समाप्त होते जा रहे हैं और इनके लिए हम संसाधनों की खोज में औद्योगिकी और अनुसंधान पर भारी मात्रा में राशि को व्यय करने के लिए मजबूर हो गए हैं। जल और वायु की गुणवत्ता में लगातार गिरावट भी देखी जा रही है। भारत में 70% जल प्रदूषित है,
देश में सांस और जल संक्रमण रोगों की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। विश्व स्तर पर पर्यावरण से संबंधित मुद्दों में जैसे वैश्विक उष्णता और ओजोन क्षय का स्थिति की गंभीर अवस्था बना हुआ है, जिसके कारण निरंतर सरकार को अत्यधिक धन की आपूर्ति करनी पड़ रही है, व्यय करना पड़ रहा है। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि नकारात्मक पर्यावरण प्रभावों का अवसर लागत निरंतर बढ़ रही है। प्रश्न ये उठता है कि क्या ये पर्यावरण संबंधित समस्याओं इन शताब्दी के लिए नई है? यदि नहीं, तो इसको हमें विस्तार से जानने की आवश्यकता है। सभ्यता के प्रारंभ से जनसंख्या में इस असाधारण वृद्धि से पूर्व और औद्योगिकरण अपनाने से पहले पर्यावरण संसाधनों की मांग और सेवाएं उनकी पूर्ति से बहुत कम थी। इसका अर्थ हुआ कि प्रदूषण पर्यावरण की अवशेषी क्षमता के भीतर था और संसाधन निष्कर्षण की दर इन संसाधनों के पुनः सृजन की दर से काफी कम थी। इसलिए पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन जनसंख्या के निरंतर बढ़ते प्रभाव और विस्फोट से लगातार औद्योगिकरण की क्रांति से लगातार उत्पादन और उपभोग के लिए संसाधनों की मांग संसाधनों की पुनर्सृजन की दर से बहुत अधिक हो गई है। इससे पर्यावरण की अवशेषी क्षमता पर अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मांग पूर्ति के संबंध पूरी तरह से उलट गए हैं। अब हमारे सामने पर्यावरण संसाधनों और सेवाओं की मांग अधिक है, लेकिन उसकी पूर्ति अपेक्षाकृत सीमित है, जिसके कारण संसाधनों का अधिक उपभोग और दुरुपयोग हो रहा है। यही कारण है अवशिष्ट सृजन और प्रदूषण के वातावरण मुद्दे आजकल बहुत गंभीर अवस्था लिए हुए हैं। भारत की पर्यावरण स्थिति, भूमि की उच्च गुणवत्ता, सैकड़ों नदियों का पाया जाना, उपनदियों का पाया जाना, हरे भरे वन और भूमि के सतह के नीचे बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध खनिज पदार्थ, हिंद महासागर का विस्तृत क्षेत्र, पहाड़ों की श्रृंखला आदि के रूप में भारत के पास पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं। दक्षिण के पठार की काली मिट्टी विशिष्ट रूप से कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। इसके कारण ही इस क्षेत्र में कपड़ा उद्योग का विकेंद्रीकरण है। गंगा का विशाल मैदान है, जो कि विश्व के अत्यधिक उर्वरक क्षेत्रों में से एक है और विश्व से सबसे गहन खेती और घनत्व वाला क्षेत्र है। देश में लोहा अयस्क, कोयला और प्राकृतिक गैस के भारी भंडार हैं। भारत में ही विश्व के समस्त लोहा अयस्क भंडार का 8% भाग उपलब्ध है। हमारे देश के विभिन्न भागों में बॉक्साइट, तांबा, क्रोमेंट, हीरा, सोना, सीसा, भूरा कोयला, मैग्नीज, जिंक, यूरेनियम इत्यादि भी उपलब्ध हैं। लेकिन भारत में विकास गतिविधियों के फलस्वरूप इसके सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यंत दबाव देखा जा रहा है। इसके साथ साथ मानव स्वास्थ्य और सुख समृद्धि पर भी इसका असर पड़ रहा है। भारत के पर्यावरण को दो तरफा खतरा है। एक तो गरीबी के कारण पर्यावरण को अपक्षय हो रहा है और दूसरा खतरा साधन संपन्नता और तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है। भारत की अत्यधिक गंभीर पर्यावरण समस्या है, जैसे वायु प्रदूषण, दूषित जल, मृदा क्षरण, वन कटाव और वन्य जीवों की लुप्त होती प्रजातियां। याद रहे, भारत में भूमि का अपक्षय विभिन्न मात्रा और रूपों में हुआ है, जो कि मुख्य रूप से अस्थिर प्रयोग और अनुपयुक्त प्रबंध कार्यप्रणाली का परिणाम है। भूमि के अपक्षय के लिए उत्तरदायी कुछ प्रमुख कारण हैं। पहला, वन विनाश के फलस्वरूप वनस्पति की हानि हो रही है। दूसरा, अधारणीय जलाऊ लकड़ी और चारे का निष्कर्षण। तीसरा, खेतीबाड़ी। चौथा, वन भूमि का अतिक्रमण। पांचवा, वनों में आग और अत्यधिक चराई। भारत विश्व जनसंख्या के लगभग 17% और विश्व पशुधन के 20% के भाग का भौगोलिक क्षेत्र है। इसका प्रतिशत 2.5% है, जो आश्रय देता है इनको। जनसंख्या और पशुधन का अधिक घनत्व और वनकीय कृषि, चराई, मानव बस्तियां, उद्योगों की प्रतिस्पर्धा उपभोग से देश के भू संसाधनों पर भारी दबाव देखा जा रहा है। देश में प्रति व्यक्ति जंगल भूमि केवल 0.06 हेक्टेयर है, जबकि बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति के लिए यह संख्या
4-7 हेक्टेयर होनी चाहिए। परिणाम स्वरूप वनों की कटाई स्वीकार्य सीमा से लगभग 15 मिलियन क्यूबिक मीटर अधिक होती है। मृदा क्षरण के अनुमान ये दर्शाते हैं कि पूरे देश में एक वर्ष में भूमि का क्षरण 5.3 बिलियन टन प्रतिशत की दर से हो रहा है और इससे देश को प्रत्येक वर्ष 0.8 मिलियन टन नाइट्रोजन, 1.8 मिलियन टन फास्फोरस और 26.3 मिलियन टन पोटाशियम का नुकसान हो रहा है। भारत सरकार के अनुसार प्रत्येक वर्ष भूमि क्षय से 5.8 मिलियन टन से 8.4 मिलियन टन पोषक तत्वों की क्षति होती है। भारत में शहरी इलाकों में वायु प्रदूषण बहुत अधिक पाया जा रहा है, जिससे वाहनों का सर्वाधिक योगदान है। कुछ अन्य क्षेत्रों में उद्योगों के भारी जमाव और थर्मल पावर संयंत्रों के कारण वायु प्रदूषण हो रहा है। वाहन उत्सर्जन चिंता का प्रमुख कारण है, क्योंकि ये धरातल पर वायु प्रदूषण का स्रोत है और आम जनता पर अत्यधिक प्रभाव डालता है। 2016 में व्यक्तिगत परिवहन वाहन केवल 2 पहिए वाहन और कारों की संख्या कुल पंजीकृत वाहनों का 85% थी। इस तरह से ये वायु प्रदूषण बोझ में उल्लेखनीय योगदान करता है। यह हमें पता होना चाहिए कि भारत विश्व का 10वां सबसे ऐसा बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन इसके कारण ये अनचाहे और अप्रत्याशित परिणामों को उत्पन्न कर रहा है, जैसे अनियोजित शहरीकरण, प्रदूषण और दुर्घटनाओं का जोखिम लगातार जुड़ता जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योगों की 17 श्रेणियों की पहचान की है। ये 17 श्रेणियां बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के रूप में हैं। याद रहे, पर्यावरण मंत्रालय और केंद्र व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम तब तक कारगर नहीं होंगे जब तक कि इस सोच समझकर धारणीय विकास के रास्ते पे इसे नहीं लाया जाता। धारणीय विकास, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और एक दूसरे के लिए अत्यंत आवश्यक भी हैं। अतः पर्यावरण पर होने वाले परिणामों की अवहेलना करना हमारे लिए संभव नहीं है। यह विकास तथा पर्यावरण पर विनाशात्मक प्रभाव डालता है। अतः अब आवश्यकता है ऐसे विकास की जो कि भावी पीढ़ी को इस नुकसान से, इस हानि से छुटकारा दिलाए। अब आवश्यकता पूर्ति के लिए संसाधनों के पुनर्वितरण की आवश्यकता होगी। एडवर्ड बारवियर ने बुनियादी स्तर पर गरीबों के जीवन के भौतिक मानकों को ऊंचा उठाने के संदर्भ में आय, वास्तविक आय, शैक्षिक सेवाएं, स्वास्थ्य देखभाल, सफाई, जल पूर्ति आदि के रूप में परिणात्मक रूप के मापों को अध्ययन किया है। शैक्षिक सेवाएं, स्वास्थ्य देखभाल, सफाई, जल पूर्ति इत्यादि के रूप में तुलनात्मक रूप से मापने को कहा है। अन्य शब्दों में हम कहें कि धारणीय विकास का लक्ष्य गरीबी की समग्र दरिद्रता को कम करके उन्हें चिरस्थायी व सुरक्षित जीविका निर्वाह संसाधन उपलब्ध कराना है, जिससे संसाधन अपक्षय, पर्यावरण अपक्षय, सांस्कृतिक विघटन और सामाजिक अस्थिरता न्यूनतम हो। इस तरह धारणीय विकास का अर्थ उस विकास से लिया जाता है जो सभी की, विशेष रूप से बहुसंख्यक निर्धनों की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे रोजगार, भोजन, ऊर्जा, जल, आवास आदि की पूर्ति करे और इन आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि, विनिर्माण, बिजली और सेवाओं की वृद्धि से सुनिश्चित हो। धारणीय विकास की रणनीति ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उपभोग को जानना भी आवश्यक है। हम सभी जानते हैं कि भारत अपनी विद्युत आवश्यकताओं के लिए थर्मल और हाइड्रो पावर संयंत्रों पर भारी मात्रा पर निर्भर करता है। इन दोनों का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। थर्मल पावर संयंत्र बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, जो कि ग्रीन हाउस गैस है। थर्मल पावर प्लांटों से बड़ी मात्रा में धुएं के रूप में राख भी निकलती है, जिसका उचित उपयोग ना हो तो जल, भूमि और पर्यावरण के अन्य संगठनों के प्रदूषण का कारण भी बनती है। जल विद्युत परियोजनाओं से वन जलमग्न हो रहे हैं और नदी प्रवाह क्षेत्र तथा नदियों, घाटियों के प्राकृतिक प्रवाह में हस्तक्षेप करते हैं। वायु शक्ति और सौर किरणें पारंपरिक ऊर्जा के अच्छे उदाहरण हैं, परंतु
तकनीकी ज्ञान के अभाव से इसका विस्तृत रूप में अभी तक विकास नहीं हो पाया है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवार अक्सर लकड़ी, उपले और अन्य जैविक पदार्थों का इस्तेमाल ईंधन के रूप में करते हैं। इससे वन विनाश, हरित क्षेत्र में कमी, मवेशियों के गोबर का अपव्यय और वायु प्रदूषण जैसे अनेक प्रतिकूल प्रभाव होते हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए कम कीमत का तरल पेट्रोलियम गैस, जिसे हम एलपीजी कहते हैं, प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गोबर गैस संयंत्र आसान ऋण और आर्थिक सहायता देकर उपलब्ध कराई जा रही है। जहां तक तरल पेट्रोलियम गैस का संबंध है, यह एक स्वच्छ ईंधन है जो कि परिवारों में प्रदूषण को काफी हद तक कम करने में सक्षम है। इसमें ऊर्जा का अपव्यय भी न्यूनतम होता है। गोबर गैस संयंत्र को चलाने के लिए गोबर को संयंत्र में डाला जाता है और इससे गैस का उत्पादन होता है, जिसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाना सरल है। यह एक बहुत ही अच्छा जैविक उर्वरक है और मृदा अनुरूपता को उत्पन्न करता है। शहरी क्षेत्रों में उच्च दाब प्राकृतिक गैस, जिसे हम सीएनजी कहते हैं, यह प्रदान की जा रही है। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में उच्च दाब प्राकृतिक गैस के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। वायु प्रदूषण बड़े पैमाने पर कम हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में हवा स्वच्छ हुई है। अन्य भारतीय शहरों में भी सीएनजी के उपभोग को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में हवा की गति आमतौर पर अत्यंत तीव्र होती है, उन स्थानों पर पवन चक्कियों से बिजली प्राप्त की जा सकती है। ऊर्जा का यह स्रोत पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता। हवा के साथ साथ टरबाइन घूमते हैं और बिजली उत्पन्न करते हैं। इससे प्रारंभिक व्यय बहुत ही न्यूनतम है, लेकिन लाभ असंख्य हैं, जो कि इसकी लागत को न्यूनतम करने में सहयोग देते हैं। सौर शक्ति प्राकृतिक रूप से भारत में सूर्य किरणों के माध्यम से सौर ऊर्जा उत्पन्न करती है। हम इसका प्रयोग विभिन्न तरीकों से करते हैं। उदाहरण के लिए हम कपड़े, अनाज, अन्य कृषि उत्पादों और दैनिक उपभोगों की विभिन्न वस्तुओं को सुखाते हैं। सर्दियों में सूर्य की किरणों का उपभोग हम गर्माहट के लिए भी करते हैं। पौधे सौर ऊर्जा का प्रयोग प्रकाश संरक्षण के लिए भी करते हैं। अब सोलर सेलों की मदद से सौर ऊर्जा से विद्युत में परिवर्तन किया जा सकता है। ये सेल सौर ऊर्जा को एक विशिष्ट प्रकार के उपकरणों से पकड़ते हैं और फिर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित किया जाता है। ये औद्योगिकी, दूर दराज के क्षेत्रों और ऐसी जगहों के लिए अत्यंत उपयोगी है जहां ग्रिड और तारों द्वारा विद्युत की पूर्ति किया जाना संभव नहीं है, अथवा यह पूर्ति खर्चीली है। यह औद्योगिकी प्रदूषण से पूर्णतः मुक्त है। हाल के वर्षों में भारत सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन बढ़ा रहा है। लघु जलीय प्लांट, पहाड़ी इलाकों में लगभग सभी जगहों पे झरने पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और ये सभी झरने अधिकांशतः स्थायी होते हैं, जिन पर हम ऊर्जा से टरबाइन लगा के बिजली को उत्पादित करते हैं। टरबाइन से बिजली का उत्पादन आरंभ होता है, जिसका प्रयोग स्थानीय स्तर पर किया जा सके। इस प्रकार के पावर प्लांट पर्यावरण के लिए काफी हितकर होते हैं, क्योंकि जहां वे लगाए जाते हैं वहां भू उपभोग की प्रणाली में किसी प्रकार का परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती। इसका यह भी अर्थ है कि ऐसे प्लांटों के उपभोग से बड़े बड़े संचार टावर और तारों की जरूरत नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती, और संचरण की हानि को रोका जा सकता है। पारंपरिक ज्ञान व व्यवहार। पारंपरिक रूप से भारतीय लोग पर्यावरण के निकट रहते हैं। ये पर्यावरण के एक अंग के रूप में रहते हैं, न कि उनके नियंत्रक के रूप में। यदि हम अपनी कृषि व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधा व्यवस्था, आवास, परिवहन आदि को पीछे मुड़कर देखें तो पता लगेगा कि हमारे सभी क्रियाकलाप पर्यावरण के लिए हितकर ही रहे हैं। लेकिन आजकल हम अपनी पारंपरिक प्रणाली से दूर होते जा रहे हैं, जिससे हमारे पर्यावरण और हमारी ग्रामीण विरासत को भारी मात्रा में हानि पहुंच रही है। अब समय आ गया है कि हम पारंपरिक ज्ञान और अधिक ध्यान से दें। कंपोस्ट खाद की अवहेलना और पूरी तरह से रासायनिक खाद का उपभोग होने लगा है, जिससे उर्वरक भूमि पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव देखा जा रहा है। रासायनिक प्रदूषण से जल व्यवस्था, विशेषकर भूतल जल प्रणाली दूषित हो रही है। यह भी सही है कि प्रत्येक वर्ष सिंचाई की मांग
की अपेक्षा पूर्ति कम होती जा रही है। पिछले कुछ सालों से ही पूरे देश में भारी संख्या में किसान विभिन्न जैविक अवशिष्टों जैसे करकट से बनी कंपोस्ट खाद का उपभोग कर रहे हैं। जानवर इसलिए पाले जा रहे हैं जिससे वे गोबर दें और वो महत्वपूर्ण खाद के रूप में मिट्टी को एक उर्वरक बना सके। इस प्रक्रिया का अब व्यापक तौर पर प्रयोग हो रहा है। इससे नागरिक प्रशासन अधिकारियों को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्ति हो रही है, क्योंकि हम अब कूड़ा करकट हटाने पर हमें व्यय नहीं करना। जैविक कीट नियंत्रण हरित क्रांति के आगमन के कारण और उसके पश्चात अधिक उत्पाद के लिए पूरे देश में रासायनिक कीटनाशकों का अधिकाधिक प्रयोग होने लगा। इससे बहुत जल्दी प्रतिकूल प्रभाव हमें देखने प्राप्त हुए। निष्कर्ष के रूप में हम इस पाठ के अंदर कह सकते हैं कि आर्थिक विकास से जिसका लक्ष्य जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाना और उपलब्ध कराना है, विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में पर्यावरण संसाधनों की मांग से पूर्ति थी। इस विश्व के समक्ष पर्यावरण संसाधनों की बढ़ती मांग समस्याओं के रूप ले चुकी है, लेकिन उनकी पूर्ति अत्यधिक उपभोग व दुरुपयोग की वजह से सीमित रही है। धारणीय विकास का लक्ष्य इस प्रकार के विकास को बढ़ाएं और पर्यावरण समस्याओं को कम करें। विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आज का पाठ आपको ठीक से समझ आया होगा। नमस्कार।